अभी हाई स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली T10 सीरीज। हम शुरू कर रहे हैं T10 सीरीज दैट इज फॉर पॉलिटी। हम इसमें ट्राई करेंगे कि मिनिमम 10 एमसीक्यूज पॉलिटी से जो रिलेटेड है वो डिस्कस करें, क्योंकि एचसीएस जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें हार्डली अब 40 दिन रह चुके हैं। तो 40 दिनों में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन्होंने ये सारा सिलेबस कर रखा है अब उनका टास्क है कि सिर्फ रिवाइज करना। और अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो दैट विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वो एक बहुत बड़ा बूस्टर है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज में आपको पता चलेगा कि करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स कैसे घुमा के दी जा रही है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको 4 स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स है, उनमें से ये दोनों आपको पता है तो आप सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो एमसीक्यूज है वो आपकी तैयारी में वो एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित होंगे। हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले अपनी T10 सीरीज। होपफुली इस सीरीज के थ्रू हम कम से कम 200-300 एमसीक्यूज जो पॉलिटी से रिलेटेड है, अच्छे एमसीक्यूज और जो एचसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं वो सारे एमसीक्यू हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपको क्या दी हुई है, फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3। ये केयरफुली देखने की पार्ट 3 है आपको, और ये केयरफुली देखने के आर्टिकल 12 से 35 है। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत बात सुनते हो आप, तो इस चीज पे आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि ये पार्ट 3 और ये आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ पे है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप आर्टिकल 33, 34, 35 के बारे में एक बार सोच के देखो कि इन तीनों आर्टिकल्स में क्या चीजें मेंशन है, ठीक है। ये होमवर्क है, वीडियो को पॉज करके वीडियो के बाद आप सोच के देखिए। उसके बाद आर्टिकल स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया कि दीज राइट्स डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी। यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स था, जो फंडामेंटल राइट्स है वो वहां से डिराइव करते हैं, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स यूएसए से। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको क्या चाहिए, इस क्वेश्चन से क्या सीखना चाहिए, एक तो सोर्सेज, जो सोर्सेज है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मैंने कल ही देखी थी कि जो इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं वो आपके जर्मनी से लिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इमरजेंसी के प्रोविजंस, तो जितने भी ऐसे सोर्सेज हैं जो कंफ्यूजिंग आपको साउंड होते हैं कि अच्छा ये चीज मतलब आप पेपर में कंफ्यूज हो सकते हो कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस कहाँ से लिया हमने, प्रेसिडेंट को इलेक्शन का प्रोसेस कहाँ से लिया, ये सारे आप अपने नोट्स बना के रखिए। तो इसका ऑप्शन होगा कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करें कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 5 टाइप ऑफ रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, क्वो वारंटो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। ये पांचों रिट्स एक बार मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, हैबियस कॉर्पस है। कौन सी रिट है, हैबियस कॉर्पस। तो काफी बार एग्जाम्स में आपको मैच द फॉलोइंग भी आती है, तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो दृश्यम मूवी में, शायद हैबियस कॉर्पस इस वाली रिट का यूज किया गया था दृश्यम मूवी में, ठीक है, जब पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल की लिबर्टी होती है उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगर किसी पर्सन को पुलिस वाले अनलॉफुली डिटेन कर लेते हैं तो उस पर्सन को छुड़वाना, तो आप हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाके वहां पे ये रिट इशू कर सकते हो। तो कोर्ट ऑर्डर देगा, कोर्ट क्या देगा, ऑर्डर देगा कि उस बंदे को पेश किया जाए, ठीक है, टू हैव द बॉडी। तो हैबियस कॉर्पस आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि टू हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, और इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी। सेकंड रिट अगर हम डिस्कस करें तो ये होती है मैंडेमस। मैंडेमस एम 2 बार आ रहा है, तो इसमें टू कमांड देना, ठीक है। कौन कमांड देगा, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स को कमांड देगा। हायर कोर्ट किसको देगा, लोअर कोर्ट्स को कमांड देगा। वो ट्रिब्यूनल्स को भी दे सकते हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी को भी दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, और वो कॉर्पोरेशंस को भी दे सकते हैं। ये याद रखना है कि सिर्फ हायर लोअर कोर्ट को नहीं, ट्रिब्यूनल्स को, पब्लिक अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेशंस को कमांड देती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी, कि अपना काम ढंग से कीजिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी,
ठीक है। तो ये प्राइवेट पर्सन को नहीं दी जा सकती, प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं दी जा सकती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं दी जा सकती। तो मैंडेमस में याद रखना कि टू कमांड, डबल एम आ रहा है, डबल एम आ रहा है, तो कमांड देना हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, पब्लिक अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेशन को, इन सबको कमांड देगी कि आप अपना कोई काम ढंग से कीजिए। तो मैंडेमस हो गया, सर्शियरी हो गया। उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन नाम में ही पता चल रहा है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, मना करना, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, मना कर देना। ठीक है, मना क्या करना, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देगी, और किस चीज के लिए रोक देगी, कि कोई केस उनकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहा। मान लो कि वाटर डिस्प्यूट केस था कोई, ठीक है, पंचकुला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, पंचकुला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको रोक देगी कि भाई ये जो वाटर डिस्प्यूट का केस है ये तुम क्यों ले रहे हो, पंजाब और हरियाणा का वाटर डिस्प्यूट का केस है या कोई भी ऐसा केस है, तो वो हायर कोर्ट रोक देगी लोअर कोर्ट को। तो यहाँ पे होगा प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देगी कि द केस इज नॉट इन योर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये यूज कहां पे होती है, ओनली, कहां पे, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ये यूज होती है, जुडिशियल बॉडीज। तो ये याद रखना आप। देन नेक्स्ट है सर्शियोरी, सर्शियोरी, तो इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, इसका मीनिंग और इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये कब अप्लाई होते हैं। देन लास्ट है आपके पास क्वो वरोंटो, क्वो वरोंटो, ठीक है, क्वो वरोंटो, तो बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, तो इसका मतलब याद रखना, सी फॉर सर्शियोरी, सी फॉर सर्टिफाइड, क्वो वरोंटो का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट एन अनऑथराइज, अनधिकृत, अनऑथराइज और अनक्वालिफाइड पर्सन इंडिविजुअल फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, मतलब कि कोई पर्सन लायक नहीं है पब्लिक ऑफिस के, पर उसने इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से वो किसी पब्लिक ऑफिस पे बैठा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो वाई व्हाट अथॉरिटी, क्वो वारंटो रिट इशू कर सकते हो। अगर आपको पता चलता है कि कोई पर्सन इलिजिबल नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए, तो आप क्वो वारंटो रिट को इशू करवा सकते हो, वाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये 5 रिट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको काफी बार मैच द फॉलोइंग में सिर्फ ये पूछा जाता है कि हैबियस कॉर्पस का मतलब टू कमांड होगा, नहीं, हैबियस कॉर्पस का मतलब जैसे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, जैसे लाश टाइप से। ठीक है, टू हैव द बॉडी, मैंडेमस टू कमांड, सर्शियोरी सर्टिफाइड, क्वो वारंटो वाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, प्रोहिबिशन टू फॉरवर्ड, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, तो आपको जितनी भी रिट्स है वो पांचों रिट्स का आपको प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है। काफी बार इसमें से मतलब मैच द फॉलोइंग में या वैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ओनली 1 ट्रू है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आपको बिल्स के बारे में सारा पता होना चाहिए। किसके बारे में, बिल्स के बारे में। तो सबसे पहले अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि किसी भी हाउस में किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, क्या ये सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो इसकी, ये ट्रू है। देन जो मेजोरिटीज है ना, आपको वो पता होनी चाहिए। तो ये मेजोरिटी वाली स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे 2/3 आएगा आपके पास, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो काफी बार ना सिर्फ इस हमारा ध्यान नहीं जाता इस चीज के ऊपर। ठीक है, कि ये वर्ड क्या है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट मस्ट बी पास बाय ईच हाउस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा पास करेगा इसे, बाय ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप जितनी भी है उसकी मेजोरिटी। ठीक है, एंड बाय ए मेजोरिटी नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट है उसका 2/3 वो फेवर में होनी चाहिए। तो इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है। तो इस क्वेश्चन से आपको बिल्स का आइडिया होना चाहिए, एक ऑर्डिनरी बिल के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में पता होना चाहिए, मनी बिल के बारे में पता होना चाहिए। इनको कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कौन से हाउस में पहले इंट्रोड्यूस होते हैं और कौन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और मेजोरिटी कौन कौन से टाइप की है। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी, सो ये इसलिए
इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो ये न्यूज में नहीं रहता, बस ये ऐसे है कि थोड़ा स्पेसिफिक स्पेशल केस है कि पहले ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड था, बाद में इसे रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें से क्वेश्चन बनना के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट था वो तो डिलीट हो गया, बिल्कुल ट्रू है, और इसे लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, एज पर आर्टिकल 300A नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ, कि किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये थोड़ा आउटडेटेड वो टॉपिक है, पर ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया रखना है कि कौन सी अमेंडमेंट ने सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए थे आर्टिकल 31 में। तो इसकी स्टेटमेंट 2 और 3 ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताने की स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या गलत है, इसमें क्या गलती है। ठीक है, ये आपको सोचना है या कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या गलती है। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये इजी है, बहुत इजी है कि मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं। जो भी पर्सन 1 साल से ज्यादा से तैयारी कर रहा होगा उसने ये क्वेश्चन 10 बार देखा होगा। तो मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? फंडामेंटल राइट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? फंडामेंटल राइट को। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ अंडर आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 क्या होता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कि कानून के सामने सबकी बराबरी है। तो ठीक है, आर्टिकल आपको 13 पता होना चाहिए, उसमें स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। और स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? द प्रिंसिपल प्रोहिबिट, मतलब कि मना करती है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स इंक्लूडिंग रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो प्रिंसिपल है ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं इन सब बेसिस पे। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है और ये ट्रूली एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट नंबर 1 को। ठीक है, असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आपकी लॉजिकल रीजनिंग बताते हैं कि आप कितना लॉजिकल सोचते हो चीजों को। ये काफी बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस पता है तब आप इन्हें पहले अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज इसे लास्ट के लिए छोड़ के रखिए। ठीक है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 से रिलेटेड था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम डिस्कस करें, आपके पास दिया हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पार्टिसिपेट इन द पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करना। इनमें से कौन कौन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड है? ठीक है, ये हमने काफी एक्टिवली आर्टिकल 19 में सुना हुआ है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली एंड मूवमेंट। ठीक है, कि आप कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हो, मूव कर सकते हो पूरी कंट्री में। ठीक है, असेंबल हो सकते हो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। तो इसका ये इजी क्वेश्चन है अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा हुआ है एक बार अच्छे से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ये चारों ही ट्रू है। 9th, देखो काफी सारी टेस्ट सीरीज में ना वो आती है आपके पास कि इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में कंफ्यूज कर रखा होता है। ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तो वो इतना टेक्निकल पेपर नहीं कभी भी बनाएंगे कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी उसके ऊपर एमसीक्यूज खेलेंगे। वो बहुत सिंपल लेवल पे चलते हैं, बेसिक लेवल पे। देन रिगार्डिंग की जजमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके बारे में आप पेयरिंग कर रखिए। जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई थी, बिल्कुल ट्रू है ये वाली चीज। ठीक है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई थी 1973 में। आपको क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ पेयरिंग मत देखो, इस क्वेश्चन में देखो कि 1973 है। ठीक है, केशवानंद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं आपको कल को। इन तीनों की क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, 1975 में आया था। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में बात हुई थी। तो ये भी ट्रू है।
देन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में आया था। इसमें लिमिटेशंस आई थी पार्लियामेंट की पावर के ऊपर, पार्लियामेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशंस लगाई थी कि वो ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट पावर्स अमेंड करने की। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 1973 में, 75 में, 80 में, मतलब कि 70 से 80 के बीच में 10 सालों के अंदर अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। और एक में प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंट्स पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो ये आर्टिकल पूछा जा रहा है आपसे, प्रमोट द नोशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड एश्योर द प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रमोट जस्टिस, एंश्योर द रूल ऑफ द लॉ। कौन सा एक आर्टिकल है जो ये सब चीजें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो आप इसे काट सकते हो, मतलब कि अगर आपको नहीं पता इसका आंसर, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कम से कम आपको आर्टिकल्स मोस्टली, मतलब कि 50% आर्टिकल्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा किससे रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 44 है, ये यूनिफॉर्म सिविल लॉ से रिलेटेड होगा, यूनिफॉर्म सिविल लॉ से। आई गेस आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड होगा, पंचायत से, ठीक है। और आर्टिकल 19 में फ्रीडम है। तो आर्टिकल 32 ये जो थोड़ा टेक्निकल सी वर्डिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकते हैं। तो इसमें वो सब चीजें लिखी हुई है कि अश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये ट्रू हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन आपको बेसिकली क्या बता रहा है कि आपसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं रादर देन कि हर आर्टिकल की डिटेलिंग में जाना, ठीक है। तो आप आर्टिकल को थोड़ा केयरफुली पढ़ के रखिए कि आर्टिकल जैसे जितने भी आपके पास 36 से 51 है, डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए कि 43 में क्या है, 41 में क्या है, 42 में क्या है, ठीक है, 50 में क्या है और 51 में क्या है। 51 में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, 50 में आपको जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर रखा है, 50 आर्टिकल में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर रखे हैं। फिर क्या एनवायरमेंट को बचाने के लिए आपका कहीं पे मेंशन है, कहाँ कहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज में या फिर डीपीएसपी में या फिर फंडामेंटल राइट्स में, कहाँ पे मेंशन है। तो आर्टिकल्स का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल में क्या चीज लिखी हुई है। मतलब एटलीस्ट आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और जो पार्ट 1 है आर्टिकल 1 to 4, इनका मिनिमम पता होना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी फंडामेंटल राइट्स से एसोसिएटेड क्वेश्चंस है कि ऑल द प्री एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया दैट कॉन्ट्राडिक्ट द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर रेंडर्ड वॉइड। मतलब कि फंडामेंटल राइट को के कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई भी कानून बना हुआ है तो उसे वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर स्टेट बनाने की कोशिश करेगा तो उसे भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक तो है कि पहले जो बने हुए थे ब्रिटिश काल के टाइम पे, दूसरा है कि अगर आज के टाइम पे भी अगर स्टेट कोशिश करेगा बनाने की तो उसे भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, ठीक है। ये बेसिकली आपको आर्टिकल 13 में देखने को मिलेगा, ये वाली दोनों लाइंस, ठीक है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज, होपफुली आपको सीखने को मिला होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।